अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम बाब नंबर 14 की मश्क के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं बाब नंबर 14 की मश्क का। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं बाब नंबर 14 की मश्क का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात। सबसे पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि पौधे के किसी हिस्से से एक मुकम्मल नया पौधा बना लेना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है बडिंग, दूसरा है रीजनरेशन, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन और चौथा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका जो सही जवाब है वो है दाल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें पौधे के पत्ते, जड़ या तने से एक मुकम्मल नया पौधा बनाया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 2 की जानिब। जो ये है कि राइजोपस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। राइजोपस किस तरीका को अपनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन है जिसमें बाइनरी फिशन है, बिल्कुल भी नहीं। बाइनरी फिशन से तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा बडिंग, बडिंग से भी राइजोपस अपनी औलाद पैदा नहीं करता, वो यीस्ट करता है या कॉरल्स या फिर हाइड्रा वगैरह करते हैं। स्पोर बनाना, हाँ, राइजोपस स्पोरेंजिया, गोल गोल थैलियां होती हैं मोटी दीवारों वाली, इनके अंदर स्पोर्स बनाते हैं। खास किस्म के सेल्स होते हैं जो उन थैलियों के फटने से उनसे बाहर निकलकर जहां जाकर गिरते हैं उधर नए राइजोपस बना देते हैं। तो स्पोर बनाकर राइजोपस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एंडोस्पोर बनाकर ये बैक्टीरिया करते हैं, राइजोपस नहीं करता। तो जो सही जवाब है सवाल नंबर 2 का वो है स्पोर बनाकर राइजोपस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपनी औलाद पैदा करता है। जो तीसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि एक कोम से लहसुन के नए पौधे नमू पाते हैं, ये अमल क्या कहलाता है। कोम ये क्या है। ये ज़ेरे ज़मीन तना है। ये ज़ेरे ज़मीन एक तना होता है। इस ज़ेरे ज़मीन तने से लहसुन के नए पौधे बन जाते हैं। और जैसा कि हमने रिप्रोडक्शन वाले बाब में तफसील से पढ़ा था कि जब तने, पत्ते या जड़ से नया पौधा बन जाए तो इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो कॉम से लहसुन का नया पौधा बन जाना, कॉम से जो कि ज़ेरे ज़मीन छोटा सा तना होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक तरीका है। तो इसका जो कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 1 का जो सही इंतखाब है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए तने कॉम से या किसी और किस्म के तने से नया पौधा बन जाता है। जो बे है वो रीजनरेशन है, जो बिल्कुल गलत है। मियोसिस भी गलत ऑप्शन है, गैमेटोजेनेसिस भी गलत ऑप्शन है। तो कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चौथा जो कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि पैवंदकारी या ग्राफ्टिंग का कौन से फायदा नहीं है। इनमें से 4 ये ऑप्शंस हैं, हमने तलाश करनी है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो ग्राफ्टिंग का फायदा नहीं है। पहला है पैवंद ग्राफ्ट आबाई पौधे से मुशाबे होता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये फायदा है। अगर आबाई पौधे में अच्छी खसूसियात होगी तो जो ग्राफ्ट होगा उस आबाई पौधे से, ग्राफ्टिंग से जो पौधा नया बना होगा वो भी उससे मुशाबे होगा, उसमें भी अच्छी खसूसियत होगी। जो बे ऑप्शन है, ग्राफ्टिंग के बगैर बीज वाले पौधों की नस्ल आगे बढ़ाई जा सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है और ये फायदेमंद है। वो वाले पौधे जो बीज नहीं रखते उनकी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए उनकी ग्राफ्टिंग करना पड़ती है। और जो जीम है, ग्राफ्ट से 2 पौधों की खसूसियत का मिलाप हो जाता है, ये गलत है। ये ऑप्शन फायदेमंद नहीं है पैवंदकारी के लिए। तो ग्राफ्ट से 2 पौधों की खसूसियात का मिलाप हो जाता है, ये गलत ऑप्शन है। ये पैवंदकारी से मुतलका नहीं है, ये पैवंदकारी का फायदा नहीं है। पैवंदकारी से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि 2 पौधों की खसूसियत मिल जाए। तो ये जीन, ये फायदा नहीं है पैवंदकारी का और ये दुरुस्त जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 4 का। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 5 की जानिब, जो ये है कि पोलिनेशन से मुराद पोलन ग्रेन्स का मुंतकिल होना है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनमें सबसे पहला है एंथर से स्टिग्मा पर, जो कि सही ऑप्शन है। पॉलिनेशन से मुराद पोलन ग्रेन्स का
स्टेमन के एंथर से कार्पल के ऊपर वाले हिस्सा स्टिग्मा पर मुंतकिल होना है, इसे पोलिनेशन कहते हैं। तो जो अलिफ जवाब है एंथर से स्टिग्मा पर, ये सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 5 का। तो एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का मुंतकिल होना ये पोलिनेशन कहलाता है, जिसकी दो मुख्तलिफ इकसाम थी, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन। इसकी तफासिल हम बाब के दौरान पढ़ चुके हैं। फिर है सवाल नंबर 6, जिसमें यह है कि पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है। इसमें पहला ऑप्शन है 2 स्पर्म्स का 2 एग सेल से मिलाप। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एग सेल सिर्फ एक होता है। तो 2 स्पर्म का 2 एग सेल से मिलाप, ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है। जो बे ऑप्शन है वो ये है कि एक स्पर्म का एक एग सेल दूसरे का फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलाप, ये डबल फर्टिलाइजेशन है। जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब निकलवाता है पोलन ग्रेन से, जिसे पोलन ग्रेन की ट्यूब कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं, और उसमें से 2 स्पर्म नीचे उतर आते हैं पोलन ग्रेन से निकलकर, 2 स्पर्म ट्यूब के जरिए ओव्यूल में दाखिल होते हैं। ओव्यूल में एक एग पड़ा होता है, एक स्पर्म एक एग से मिल जाता है, दूसरा स्पर्म दरमियान में मौजूद फ्यूजन न्यूक्लियस से मिल जाता है, ये अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसका जो बे ऑप्शन है कि एक स्पर्म एक एग सेल से मिल जाता है, दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस से मिल जाता है और एंडोस्पर्म बनाता है, और स्पर्म से मिलने वाला एग ज़ाइगोट बनाता है, ये सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 6 का। जो 7वां कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि पौधों में फर्टिलाइजेशन के बाद फल किससे बनता है। ओवरी की दीवार से। जो ओवरी होती है, ओवरी से फल बनता है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाता है। तो ना ही ओव्यूल से फल बनता है, ना पेटल से, ना एंथर से, बल्कि ओवरी की जो दीवार होती है, ओवरी से फल बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 7 का जो दुरुस्त जवाब है वो है ओवरी की दीवार से फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनता है। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 8 की जानिब। वो ये है कि मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा हिस्सा ओवरी से एग सेल्स को मौसूल करता है, और वो है जो हिस्सा ओवरी से एग सेल को वसूल करता है, फैलोपियन ट्यूब है। ओवरी में एग पैदा होता है और वो एग ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जो कि ओवरी के करीब उसका सुराख या उसका मुंह होता है उस ट्यूब का। तो ओवरी से निकलकर वो एग फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है फैलोपियन ट्यूब, जो कि अलिफ ऑप्शन है। बी जो यूट्रस है, जीम जो वजाइना है, और दाल जो सर्विक्स है, ये सही इंतखाबात नहीं है कसीरुल इंतखाबी सवालात 1 के लिए, 8 के लिए, 8 के लिए। तो जो सही जवाब है वो है फैलोपियन ट्यूब। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 9 की जानिब, जो ये है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कहाँ बनते हैं। हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी नालियां होती हैं जिन्हें सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उन्हीं नालियों के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। जबकि वास डेफरेंस, ये टेस्टिस से बाहर एक नाली होती है, स्पर्म डक्ट उसी वास डेफरेंस को कहते हैं जो टेस्टिस से बाहर होती है। कलेक्टिंग डक्ट, इनमें स्पर्म्स जमा होते हैं, ना कि बनते हैं। तो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स ये टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी नालियां हैं जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। तो कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। फिर है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 10, इनमें से कौन से सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लॉयड होती है। स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये तमाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम ये डिप्लॉयड सेल होता है, इसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड होता है। तो जो सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 10 का वो है स्पर्मेटोगोनियम। अब हम बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात की जानिब। तो सबसे पहला जो मुख्तसर सवाल है वो ये है कि कुदरती और मस्नुई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से पौधों की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। कुदरती और मस्नुई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान जो पौधा है वो स्पर्म और एग के बगैर ही बन जाता है। चूंकि इन तरीकों में पौधा स्पर्म और एग के बगैर ही बन जाता है, और अगर नया जानदार स्पर्म और एग के बगैर ही बन जाए तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। कुदरती वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पौधा तने, जड़ या पत्ते से बन जाता है, इसे कुदरती वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं कि खुद ब खुद ही पौधा अगर जड़, तने और पत्ते से बन जाए। इसके आगे मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें
बल्ब्स हैं, कॉम्स हैं, राइजोम हैं, स्टेम ट्यूबर हैं, सक्कर हैं, पत्ते के जरिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। और फिर जो मस्नूई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसमें इंसान की मेहनत से तने या जड़ से नया पौधा बन जाता है, खुद ब खुद नहीं, इंसान को मेहनत करना पड़ती है तने या जड़ से नया पौधा बनाने के लिए। इसके भी दो तरीके हैं, पेवंदकारी और कलमकारी। तो इस तरह से ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन के तरीके हैं। जो दूसरा मुख्तसर सवाल वो ये है कि बागवान क्यों कलमकारी और पेवंदकारी के तरीके इस्तेमाल करता है। कलमकारी और पेवंदकारी के तरीकों को बागवान और किसान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनकी वजह से किसी पौधे का जखीरा बढ़ जाता है। पौधे बहुत बड़ी तादाद में इन तरीकों की वजह से पैदा किए जा सकते हैं। और झैल में मस्नूई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो आम तरीके बयान किए गए हैं, जो कि कलमकारी और ग्राफ्टिंग है। इन दो तरीकों को किसान या बागवान सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करता है कि इन दो तरीकों को इस्तेमाल करते हुए पौधे के जो जखीरे हैं वो बढ़ जाते हैं, पौधों की तादाद बढ़ जाती है। इन दो तरीकों से बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तादाद में पौधे पैदा किए जा सकते हैं और इन तरीकों से जल्द पैदावार हासिल की जा सकती है। बहुत जल्द नए पौधे बन जाते हैं इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए और पैदावारी सलाहियत को भी काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। ये किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब, जो ये है कि पार्थिनोजेनेसिस भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है। इससे बयान पर तबसरा करें। पार्थिनोजेनेसिस ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग मिलकर एक नया जानदार बनाते हैं, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में सिर्फ एग स्पर्म के साथ मिले बगैर, फर्टिलाइजेशन हुए बगैर उस एग से नया जानदार नमू पा जाता है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक किस्म हुई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और एग दोनों मिलकर नया जानदार बनाते हैं, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में सिर्फ एग से नया जानदार नमू पा जाता है, फर्टिलाइजेशन के बगैर, स्पर्म के साथ मिले बगैर। तो इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक किस्म माना जाता है। और जो मछलियां हैं, मेंढक हैं और कुछ हशरात हैं, वो पार्थिनोजेनेसिस के जरिए ही अपनी औलाद पैदा करते हैं। शहद की जो मलका है, शहद की जो मक्खियां हैं, वो पार्थिनोजेनेसिस करती है और शहद की जो मलका है वो शहद के छत्ता के खानों में अंडे देती है। बहुत से अंडों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उनके साथ स्पर्म मिलता है, तो उनकी फर्टिलाइजेशन से जो नई मलका और कारकुन मक्खियां नमू पा जाती हैं, जिन अंडों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और जिन अंडों की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो अंडे वो ड्रोन्स में तब्दील हो जाते हैं, निकट्टू ड्रोन्स में तब्दील हो जाते हैं। जिन अंडों की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो हैप्लॉइड मक्खियों या ड्रोन्स में तब्दील हो जाते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है। अगला सवाल वो ये है कि एक फूलदार पौधे के लाइफ साइकिल का खुलासा करें। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एक फूलदार पौधा है, उस फूल के 4 मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। जो स्टेमन है ये फूल का नर हिस्सा होता है और जो कार्पल है ये फूल का मादा हिस्सा होता है। स्टेमन में पोलन ग्रेन बनते हैं, स्टेमन के एंथर में मौजूद पोलन सैक्स में, और उन पोलन ग्रेन्स में स्पर्म होते हैं। वो पोलन ग्रेन्स बनने के बाद कार्पल के स्टिग्मा पर जाते हैं, और स्टिग्मा से नीचे स्टाइल है, स्टाइल से नीचे ओवरी, ओवरी में ओव्यूल और ओव्यूल में एग बना होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन है जिनमें स्पर्म होते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं, और स्टिग्मा पर जैसे ही ये आते हैं तो ये एक ट्यूब पैदा करते हैं जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। तो वो स्पर्म जो पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं वो पोलन ट्यूब में जाते हैं, पोलन ट्यूब लंबी होती है और वो ओव्यूल में दाखिल हो जाती है। तो जो स्पर्म्स है वो नीचे पोलन ट्यूब में आते हैं और पोलन ट्यूब के जरिए वो भी ओव्यूल में दाखिल हो जाते हैं, और वो स्पर्म ओव्यूल में मौजूद एग के साथ जाकर मिलता है और एक स्पर्म ओव्यूल में मौजूद फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलता है। तो जाइगोट और एंडोस्पर्म बन जाता है। और जैसे ही ये होता है फर्टिलाइजेशन, तो ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाता है और बाहर जो ओवरी होती है वो फल में तब्दील हो जाती है। अब जब फल खा लिया जाएगा और उसका जो बीज होगा उसको मिट्टी में बो दिया जाएगा, तो इस बीज से एक नया पौधा बन जाएगा जिसके पत्ते, तने और जड़ें और फूल होंगी। तो इस फूल से फिर ये लाइफ साइकिल दोबारा शुरू होगा। तो ये हमने एक फूलदार पौधे का लाइफ साइकिल का खुलासा कर दिया, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो अगला सवाल है
वो ये है कि हवा के जरिए पोलिनेशन करने वाले फूलों में आपको कौन सी साख्ते मुताबिकतें नजर आएंगी। ऐसे पौधे जिन्होंने हवा के जरिए पोलिनेशन करनी होती है आमतौर पर वो कम साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं और हल्के होते हैं क्योंकि आसानी से हिल सके और उनमें से पोलन ग्रेन निकल सके। और इनकी जो रंगत होती है वो सब्ज या हल्के रंग के फूल होते हैं। इनकी पेटल्स का जो रंग होता है, इनमें नेक्टर नहीं बनता, यानी रस नहीं बनाते, क्योंकि इन्होंने हवा के जरिए पोलिनेशन करनी होती है, हशरात के जरिए नहीं। वो पौधे जो हशरात के जरिए पोलिनेशन करते हैं वो नेक्टर बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। फूल नीचे की जानिब लटके होते हैं ताकि आसानी से हरकत कर सकें हवा के चलने से, और इनके स्टेमन्स और स्टिग्मा से पेटल के दायरे से बाहर निकली होती है ताकि आसानी से स्टेमन से पोलन ग्रेन निकल सके और आसानी से स्टिग्मा पर पोलन गिर सके, इसलिए पेटल्स के दायरे में बंद नहीं होती वो। और इनके जो पोलन हैं वो तादाद में ज़्यादा होते हैं और हल्के होते हैं, हमवार सतह वाले होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलन हवा के ज़रिए वो स्टिग्मा तक मुंतकिल हो सकें। तो ये हवा के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों की हमने साख्ती मुताबिकतें पढ़ी। फिर आखिरी सवाल है इस मश्क का, वो ये है कि पाकिस्तान के नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का एक तारुफ दे। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम यानी NACP कायम किया। इस प्रोग्राम के जो अहम मकासद थे वो HIV वायरस को फैलने से रोकना, HIV वायरस से बचाव, दूसरा महफूज STDs के लिए रोकथाम के लिए महफूज सरगर्मियों की आगाही, STDs की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाना, और महफूज इंतकाल खून, यानी खून के इंतकाल से पहले उस खून के टेस्ट कर लिए जाए कि इनमें कोई एड्स का जरासीम या वायरस तो नहीं है। तो ये तमाम तरीकों से अवाम की मदद करना एड्स को रोकने के लिए या एड्स से बचने के लिए ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मकासद थे। तो यहाँ पर आप के बाब नंबर 14 की मश्क का खात्मा हुआ। अल्लाह हाफिज। मोअज़्ज़िज़ साहब व तालिबात, आज हमने बाब नंबर 14 की मश्क में मौजूद कसीरुल इंतखाबी सवालात और मुख्तसर सवालात का तफसीलन जायज़ा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने इन तमाम सवालात को बड़े अच्छे से समझा होगा। अल्लाह हाफिज।